एसी सर्किट विथ आरएलसी। तो इसमें इस तरह से हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाया है, फिर इसमें एक इंडक्टर लगाया, ये इंडक्टर, और उसके बाद इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया है, ये कैपेसिटर लगा दिया, और उसके बाद यहां से इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। इस बार ये एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ये रेसिस्टेंस है तो इसको आर से डिनोट करेंगे, इंडक्टर है एल से डिनोट करेंगे, कैपेसिटर है सी से डिनोट करेंगे, और ये अपना एसी सोर्स है। इस बार हमेशा एसी सोर्स में हम लोग मानते थे कि एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। इस बार यहाँ माने कि यहाँ से एसी करंट पास हो रहा है, तो एसी करंट का मतलब क्या हो गया। अब इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, बोलो। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखते हैं ना। तो इस बार हमने मान लिया है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको हमें क्या देना है यहाँ से, अब हम लोगों को यहाँ से फाइंड करना है कि इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, उससे हम लोग मैक्सिमम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है। ठीक है, तो ये हम पता करेंगे कि इस एसी सोर्स के ड्यू टू इस रेसिस्टेंस का मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना है। इसका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, इसका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, इसका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। अगर इसके मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप को मैं वी आर से डिनोट करता हूं, इसके मैक्सिमम ड्रॉप को वोल्टेज ड्रॉप को वी एल से, और इसके मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप को अगर वी सी से डिनोट किया जाए, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है कि वी आर, वी एल और वी सी कितना होगा। ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करंट। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। ये ओम्स लॉ यही बताता है कि V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, तो इसको मैं वी आर अगर लिख दूं, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट इनटू में आर आ जाएगा बेटा। सही है, ये ठीक है। यस सर। ओके, अब यहां से मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो V इंटू वी एल ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इंडक्टर में जो रेसिस्टेंस की जगह पे आ रहा था, तो आपको याद होगा आई नॉट इंटू एक्स आर लिख रहे थे, नहीं सॉरी एक्स एल लिखे थे, एक्स एल वी एल इक्वल टू आई नॉट एक्स एल। अभी कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। ठीक है बेटा, और यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स, और यहाँ पे सी लिख रहे थे एक्स सी, वेयर एक्सएल इक्वल टू, एक्सएल को हम लोग क्या लिखते थे, एक्सएल किसके प्लेस पे लिखा गया था, ओमेगा एल के प्लेस पे लिखा गया था बेटा। एंड एक्सी किसके प्लेस पे लिखा गया था, एक्सी बोलो, एक्सी किसके प्लेस पे लिखे थे, 1 अपान ओमेगा सी के। अभी हमने रफ किया है उसी में था ये, एक्सी इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी। तो इस तरीके से हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। और इसका हमें बनाना है फेजर डायग्राम। तो इसका फेजर डायग्राम देखते हैं, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। फेजर डायग्राम के लिए सर, हाँ बेटा, सर यहाँ मैक्सिमम करंट कांस्टेंट में फ्लो हो रहा है, तो सर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा ना। मैक्सिमम करंट क्या बोल रहे हैं,
सर सीरीज में तो कांस्टेंट रहता है करंट, हाँ, तो सर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा ना हमेशा। आई नॉट साइन ओमेगा टी मैक्सिमम करंट। यस सर, फ्लो होने वाली करंट। नहीं, ये तो इसमें हमने ये तो वोल्टेज ड्रॉप निकाला बेटा, ये वोल्टेज ड्रॉप है। नहीं सर, वहां पर आपने आई नॉट लिखा है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी क्यों होगा? हाँ, ये वाला ना, ये तो नहीं, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो सोर्स, ये जो करंट सोर्स, एसी सोर्स है, या कुल कितना करंट दे रहा है, वो इसके लिए इक्वेशन है। अभी इसके इन तीनों के लगने के बाद से क्या सिचुएशन बनेगी, इसका रिजल्टेंट इसमें कुल कितना रेसिस्टेंस आएगा। भाई ये तीनों ही रेसिस्टेंस के जैसे ही बिहेव कर रहे हैं, तो इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो इस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो हमें फाइंड करना है, वही तो हमारा टारगेट है। ओके सर। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहला हमारा काम यह है कि इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब फेजर डायग्राम से आप पहली बात एक ये समझो कि जब सिर्फ रेसिस्टर लगाते थे हम लोग एसी सोर्स में, तो रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट ये दोनों ही सेम फेस में होते थे। हम लोगों ने परसों की क्लास में ये देखा था कि जब रेसिस्टर लगाते थे एसी सोर्स में, तो वोल्टेज और करंट ये दोनों सेम फेस में होते थे, क्योंकि वहां पे क्या लिखते थे, याद होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही लिखते थे ना बेटा, यही लिखते थे। तो दोनों का जो फेस है वो दोनों सेम है। अब यहाँ पे हम देखें कि दोनों का हमें यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाना है। पहले किसका, आई और ई का। तो ये एक एक्सिस है ओमेगा टी पे हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम बना देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये ई नॉट होगा और इसी में क्या होगा, इसी में आई नॉट भी होगा, क्योंकि दोनों का फेज जो है सेम है, एक एक्सिस साथ में सेम एंगल पे दोनों आएंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करें, सिंपल बनाने के लिए हम ये मानते हैं कि अगर इसको मैं टी इक्वल टू 0 पे लें, तो टी इक्वल टू 0 पे करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू 0 पे ई कितना हो जाएगा, ये भी 0 होगा। तो 1 मिनट के लिए मानते हैं कि एक्स एक्सिस से साथ में 0 डिग्री पे मैं इसको बना रहा हूं, तो इससे थोड़ा हमारा जो डायग्राम है वो सिंपल बनेगा। अब यहाँ पे 0 पे मैंने बना दिया इसको, जो एक से साथ में 0 एंगल बना है, तो एक एक्सिस से भी है 0 एंगल, तो 0 एंगल वाली लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ये क्या है, यही हमारा ई नॉट है, क्या है, ई नॉट है। और दूसरा हमने ये बनाया कि इसी पर सर, हाँ सर जो इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस को हमेशा सर पाई डिग्री का उनका अंतर है। हाँ, वो तो अभी तो मैं उसके लिए नहीं बनाया ना, अभी तो सुनो, अभी मैंने किसके लिए बनाया, पोटेंशियल रेसिस्टेंस के लिए बनाया है। अभी इन दोनों के लिए बनाना बाकी है, अभी सिर्फ मैं रेसिस्टेंस और करंट बना रहा हूं, ठीक है बेटा। रेसिस्टेंस में कुल कितना पोटेंशियल ड्रॉप है और यहाँ पे करंट में, इन दोनों के लिए ये मैंने बनाया, तो दोनों सेम फेस में होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस एंड करंट, इन दोनों का फेज सेम होने की वजह से दोनों सेम लाइन पे आएंगे, ये ठीक है। यस। अब आते हैं इंडक्टर पे। इंडक्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है और करंट, इन दोनों में क्या होता है बेटा, इन दोनों में कौन लीड करता है किसको, पोटेंशियल जो है लीड करता है करंट को। तो यहां पर हम लिखेंगे पोटेंशियल लीड टू करंट बाई कितना डिग्री, पाई बाई टू से, क्योंकि इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है। पोटेंशियल लीड करता है, तो हाँ, इंडक्टर में क्या करता है, पोटेंशियल लीड करता है। मतलब कि यहां पे क्या होता है, यहां पे E इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ये होता है।
और हमारा जो ई होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, यही होता है ना बेटा। जब इंडक्टर को लगाए थे एसी सोर्स में तो उस सिचुएशन में ये इक्वेशन बन के आई थी। ये हमारा वोल्टेज था और ये हमारा करंट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करंट जो है पीछे चल रहा है, करंट जो है पीछे चल रहा है और वोल्टेज क्या है ओमेगा टी आगे चल रहा है, क्योंकि देखो ये -π/2 किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वह क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कितने डिग्री से, π/2 से, किसको, करंट को। तो देखो बेटा यहाँ पे करंट जो है इसमें है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, इससे ओमेगा टी आगे होगा, कितने डिग्री से, π/2 डिग्री से, π/2 से ये क्या होगा, आगे होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको आगे कर दें, तो यहाँ पे जो ओमेगा ये ई होगा, ई जो है आगे, मतलब वोल्टेज कहां चला गया, ओमेगा टी आगे चला गया। तो देखो बेटा यहां से π/2 आगे कर दो, तो ये एक्स एक्सिस से यहाँ पे π/2 जाए, तो यहाँ पे आ गया आपका π/2, मतलब ये क्या मिल गया हमें, ये मिल जाएगा ई नॉट, या इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे वी लिखेंगे ना, VL, यहाँ पे VL, इस तरीके से। हाँ बेटा सर आपने इसे उल्टा करा दिया सर। बिल्कुल सही है बेटा। सर लेकिन कल तो सर आपने दिखाया था कि उससे पीछे है। कौन सा सर कल का जो कॉन्सेप्ट था ना सर इंडक्टर एक्सेल का, सर उसमें तो पीछे आया था सर। एक्सेल कौन पीछे आया था सर इंडक्टर इंडक्टर पीछे था कि करंट पीछे था, सर करंट आगे था और इंडक्टर पीछे। नहीं नहीं, आप फिर देखो, फिर चेक करो, इंडक्टर वाले में चेक करो, इंडक्टर वाले में चेक करो। इंडक्टर में जो करंट का इक्वेशन आया था I = I0 sin ओमेगा t - π/2, इंडक्टर वाला चेक करो बेटा, देखो देखो यही लिखा है। यस सर, ये लिखा है तो पीछे आया। अरे भाई ये करंट का इक्वेशन यही लिखा है ना, समझो इसको, करंट का इक्वेशन यही लिखा है। यस तो करंट जो है इसमें बोलो, करंट आगे है कि ये वोल्टेज आगे है, कौन आगे है इसमें? सर वोल्टेज आगे होगा ना। वोल्टेज आगे है, तो देखो ना करंट यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे है, तो वोल्टेज आगे नहीं हो गया 90 डिग्री। देखो करंट यहाँ पे है, वोल्टेज यहाँ पे है, वोल्टेज है क्रॉस द इंडक्टर, देखो वोल्टेज यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है, तो देखो वोल्टेज आगे है, ये करंट पीछे है, π/2 करंट पीछे है, तो देखो यहां से करंट पीछे हो गया π/2, देखो करंट पीछे हो गया, ये π/2 पीछे हो गया करंट। यस हाँ, तो ये करंट पीछे हो गया है, करंट पीछे हो गया है। अब आते हैं कैपेसिटर में। अभी कैपेसिटर के लिए क्या लिखे थे, फॉर कैपेसिटर के लिए हमने क्या लिखा था, कैपेसिटर के लिए लिखा था कि हाँ E = कितना हो रहा था, E नॉट क्या लिखे थे, साइन ओमेगा टी, एक मिनट, नहीं I = लिखे थे I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, अभी लिखा था, अभी जो मैंने इसके पहले रख किया है, I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और E तो यही रहता है, E तो हमेशा यही रहता है ना बेटा। तो यहाँ पे करंट, हाँ यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, करंट जो है वोल्टेज को लीड कर रहा है, करंट जो है वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना बेटा। ये मतलब ये हो गया कि E जो है, जो VC है वह करंट से पीछे है, कितना, π/2। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। हाँ, यहाँ पे वोल्टेज जो है करंट से π/2 पीछे है, अगर करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, ये VC, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये नीचे आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के ये π/2 पीछे हो गया। देखो करंट से पीछे हो गया ये, तो करंट से पीछे आ गया π/2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे VC, ये बन गया, ठीक है बेटा, ये बन गया। अब यहाँ पे तीनों चीजें मिल गई, ये मिल गया VR, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, ये VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर,
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये तीनों मिल गया। अब इन तीनों का जो सम होगा वही क्या कहलाएगा हमारा इसका, इस सर्किट का रिजल्टिंग रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें इनका सम कर दें। अब ये देखो बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका वेक्टर एडिशन निकालेंगे हम। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर VL VC से बड़ा है, पहली केस में मान लें कि इफ VL ग्रेटर देन VC, आप उल्टा ही मान सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप वही मानो जो मैं लिख रहा हूं। आपने मान लिया है कि जो VL है वह VC से बड़ा है, तो पहले इन दोनों का VL और VC का सम निकालें तो क्या होगा। अगर VL VC से बड़ा है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसका जो रिजल्टिंग होगा वो रिजल्टिंग कितना हो जाएगा, क्या VL माइनस VC हो जाएगा बेटा, बोलो। इसका वेक्टर एडिशन करें तो VL माइनस VC हो जाएगा। अगर आप उल्टा मानते हो कि VC VL से बड़ा है, ये नीचे शो करेगा और ये VC माइनस VL हो जाएगा, है ना बेटा। हमारे पास 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर VL है, दूसरा VR है, तीसरा VC है। पहले मैंने VL और VC को ऐड किया, तो VL और VC में मैंने मान लिया था कि VL जो है ग्रेटर है VC से, तो इन दोनों का रिजल्टिंग हमें मिल गया ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या मिल गया, इसका डायरेक्शन अपवर्ड मिल गया और इसका रिजल्टेंट मिला VL माइनस VC। अब हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम करना है, वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। अब इन दोनों का सम करने के लिए यहाँ पे क्या करें, इसका एक पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन बाय द पैरेललोग्राम मेथड। ये हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बन गया। अब यहां से क्या करें, इसका जो रिजल्टेंट होगा VL माइनस VC और VR का, वह कौन शो करेगा, तो इसका डायगोनल शो करेगा। ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए थे। तो ये जो होगा ये क्या होगा, यही हमारा E0 होगा, ठीक है बेटा। जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा यही E0 रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इसका जो डायगोनल होगा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो बेटा, ये क्या है, यह एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहां से यहां तक कितना है बेटा, VR, ये तो VR है, और ये कितना है, VL माइनस VC है। तो E0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E0 इक्वल टू ये और प्लस ये जो वो मतलब ये ग्रीन वाला है, या इसका रिजल्टेंट हमें दे देगा। तो कुल मिला के क्या मिल गया, E0 इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, देखो E0 इक्वल टू ये वाला, ये मैग्नीट्यूड तो कितना है, क्या VL माइनस, या पहले इसी को लिख लो VR, तो ये हो जाएगा VR प्लस, और ये कितना हो जाएगा VL माइनस VC। बोलो बेटा ये सही है। ये इसका जो रिजल्टेंट डायगोनल होगा, क्या डायगोनल इसी के बराबर आएगा, बोलो, ठीक है बेटा। राजदीप, जयेश, सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। तो सर हम वेक्टर एडिशन करते हैं सर, हाँ सर हम ऐसे करते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos ab। हाँ अभी तो करें, वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अभी तो हमने ये वेक्टर ही निकाला है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही आएगा जो आप बोल रहे हो, ठीक है। और अभी मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो ही आएगा। और मान लेते हैं कि ये जो है कुछ ऐसा है, ये जो है कुछ इस तरीके से फाई एंगल से मान लो कि ये जा रहा है, जो E0 है ये फाई एंगल से एक्स एक्सिस में। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा। अब इसको मैं 1 मिनट कर देता हूं। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका E0 क्या हो जाएगा, साइन कितना डिग्री, ओमेगा t प्लस फाई, ये कुछ ऐसा आ जाएगा क्या बेटा, ये आ जाएगा E0। हाँ ये फाई है, तो इसको फाई हमने अपने तरफ से लिया है कि ये मान लेते हैं कि फाई एंगल है, और ये क्या मिल गया हमें, E इक्वल टू मिल गया। तो E इक्वल टू हमें मिल गया E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ये हमने वोल्टेज का
इक्वेशन यहां से फाइंड आउट कर लिया। यहां पे क्या था, यहाँ पे करंट था, करंट का इक्वेशन इस बार लिया था, तो हमने इस बार वोल्टेज का इक्वेशन हमने निकाला यहाँ पे। अब हम लोगों को निकालना है जो आप बोल रहे हो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ई नॉट कितना होगा, तो ई नॉट इक्वल टू, ई नॉट का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो अभी आप क्या बता रहे थे, आप बता रहे थे कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हो, ए और बी दो वेक्टर्स हो, तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यही बता रहे थे ना बेटा, यही बता रहे थे ना। यस हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इन दोनों वेक्टर कौन कौन सा वेक्टर है, तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर VR है और दूसरा वेक्टर VL माइनस VC है। ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ई नॉट है। तो ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रूट अंडर, ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, VR का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब क्या लिखें तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू VR इंटू और ये कितना हो जाएगा VL माइनस VC, ये इतना आएगा इंटू में कॉस ऑफ थीटा कितना डिग्री है बेटा, देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का मैं है सर 0 हो जाएगा टोटल। क्या बोल रहे बेटा सर cos 0 तो फिर cos 90 तो 0 हो जाएगा। हाँ, ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ई नॉट हमें क्या मिल गया, रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया ई नॉट। ये ई नॉट मतलब इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। यस ओके, अब इसको हम चाहें तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, या ई नॉट इक्वल टू रूट अंडर VR के प्लेस पे, VR के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से VR जगह पे I नॉट R, तो ये आपका हो जाएगा I नॉट R का होल स्क्वायर प्लस VL के प्लेस पे यहां से I नॉट XL, तो ये हो जाएगा I नॉट XL का माइनस और VC की जगह पे क्या लिख दें I नॉट XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ से I नॉट कॉमन निकलेगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकलेगा, फिर यहाँ पे भी I नॉट का स्क्वायर कॉमन है, सब में से I नॉट का स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I नॉट आ जाएगा, रूट अंडर ये बन जाएगा कितना R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। और इसको मैं यदि इधर भेज देता हूं तो ये कुल मिला के कितना हो गया, ई नॉट अपान में I नॉट इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा, ये जो ई नॉट अपान I नॉट है, ये ई नॉट अपान में I नॉट किसका रेशियो होता है, तो ये रेसिस्टेंस होता है। एक तरीके से कहने का मतलब ये हो गया कि यही चीज क्या हमें मिल गया कि पूरे इस सर्किट का एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिला, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं नहीं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जेड से। भाई आर तो सिर्फ एक के लिए होता है, ये हम तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और यह जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे बेटा, इम्पीडेंस। इसको इम्पीडेंस कहा जाता है। ठीक है राजदीप। सर इम्पीडेंस क्या होता क्या है, इसकी डेफिनेशन और हाँ मैं बता रहा हूं, ये इसकी स्पेलिंग गलत है। हाँ, ये इम्पीडेंस का मतलब ये है कि किसी यदि सर्किट में रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगा हो तो ये तीनों एज ए रेसिस्टर ही काम करते हैं, तीनों एज ए रेसिस्टर ही काम करते हैं। तो ये तीनों के द्वारा, तीनों के ड्यू टू इस पूरे सर्किट में कुल कितना
रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उस रेसिस्टेंस को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। मतलब ये हो गया कि इन तीनों रेसिस्टेंस का जो रिजल्टिंग रेसिस्टेंस होगा, सम का रिजल्टिंग जो रेसिस्टेंस होगा वही इम्पीडेंस कहलाता है, और वह उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। तो ये एक तरीके से ये टॉपिक बेटा आप लोगों का कंप्लीट हो गया। टॉपिक का मतलब जिसमें हमने आरएलसी, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को एक साथ कंबाइन किया था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा? यस सर। जयेश, यस सर। अब इसमें एक रेजोनेंस का छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? ये इधर का तो नोट किया हुआ है ना बेटा? अगला मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं रेजोनेंस का। रेजोनेंस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझे कि एक्चुअल में रेजोनेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक झूला है, ये एक झूला है जो एक पेड़ से बंधा हुआ है, और इस पे मान लो कि आप बैठे हो या कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है इस तरह से, और वो कोई एक दूसरा फ्रेंड है जो यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इस तरीके से खड़े होकर के इसको झुला रहा है, इस तरीके खड़े होकर झुला रहा है। झुलाने का मतलब यह है कि ये इसको पुश कर रहा है, अब पुश करके छोड़ दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपने से स्विंग करने लगता है। तो यहाँ पे हम देखें कि जब एक बार ये इसको पुश करके छोड़ दिया तो ये क्या होगा, अब नेचुरली अपने आप क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ ये मूव करने लगेगा। अब आप ये बता सकते हो इसमें कि इसको यदि मैक्सिमम हाइट तक ले जाना है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये इसको एक बिल्कुल फिक्स इंटरवल पे अगर ये इसको बार बार क्या करे, पुश करे, तो जाकर के क्या होगा, ये झूला मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो इसका जो टाइम इंटरवल मतलब इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और उस फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अब ये बताओ कि अगर ये झूला मान लो कि इधर गया, ये झूला मान लो कि इधर ये गया, और उधर से जैसे ही ये लौटा, तो लौटते समय ही अगर ये इसको दोबारा पुश करे तो क्या ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसका नेचर क्या था, वो तो रिटर्न होने का था, और आप यहां से क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये तो इसके पुश करने का क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन जैसे ये झूला इधर से जैसे ही डायरेक्शन में मूव हुआ, अगर उसी समय आप इसको पुश करते तब क्या होगा, तब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए इस सोर्स का ये सिस्टम है, एक पूरा एक तरीके से सिस्टम बना हुआ है। तो इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और इस सोर्स कौन है इसके लिए, ये जो नीचे बॉय है, ये इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये सोर्स की अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसे हो जाए, सेम हो जाए, उस सिचुएशन में यह मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए जरूरी क्या हो गया, यहाँ पे जरूरी ये हो गया कि सिस्टम और सोर्स इन दोनों की जब फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाएगी
तब क्या होगा, ये मैक्सिमम क्या होगा, डिस्टेंस कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आप मैथ से लेना चाहते हो और आपका पेरेंट्स बोलता है कि नहीं आप बायो लो, तो आपका आउटपुट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पे दोनों का अलग अलग व्यूज हो गए। समझ आ गया। लेकिन आप चाहते हो कि हम मैथ्स लें और आपका पेरेंट्स ही बोलते हैं कि आप मैथ्स लो, तब उस सिचुएशन में दोनों की बातें बन गई और अब आपकी जो स्टडी होगी वो क्या होगा, एक सही डायरेक्शन में जाएगा और आप एक अच्छा आउटपुट दोगे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर दोनों सेम हो जाती है तो उस सिचुएशन में आउटपुट ज्यादा मिलता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम रेजोनेंस के लिए जरूरी क्या है, मैक्सिमम रेजोनेंस फाइंड करने के लिए सिस्टम और सोर्स दोनों का सेम होना जरूरी है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है। टाइम पीरियड 1/f के बराबर होता है और इसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 पाई रूट अंडर L/g ये होता है। टी इक्वल टू, या डायरेक्ट टाइम पीरियड ही लिख लो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g, जहां पे L क्या है, तो उसकी लेंथ है, स्विंग की लेंथ है। जैसे पेंडुलम को हम लोग देखे हैं, पेंडुलम कुछ ऐसा होता है ये, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है। अगर पेंडुलम को आप डिस्प्लेस करके इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ दो तो ये ऐसे ऐसे क्या करने लगता है, ये मूव करने लगता है। और यहाँ पे देखोगे कि इसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसकी ये लेंथ पे डिपेंड करता है। ये इसकी एल है, ये जो डोरी की लेंथ है यही क्या कहलाता है, एल कहलाता है। इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको ज्यादा पुश करो, मतलब ये ज्यादा दूर तक ले जाकर छोड़ोगे, उस समय भी क्या होगा, इसका टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। मतलब ये हो गया कि इसको ये कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लग रहा होगा, ये भले छोटा, इसका एम्पलीट्यूड छोटा हो तो भी उतना ही टाइम पीरियड लगेगा, अगर बड़ा एम्पलीट्यूड लेते हो तो भी उतना ही टाइम पीरियड लगेगा। मतलब ये अगर यहाँ पे जाकर के तब रिटर्न होता है तो वो टाइम पीरियड, अगर ये बॉब जो है सिर्फ यहाँ पे जाकर के रिटर्न होता है तो टाइम पीरियड, ये दोनों सिचुएशन में टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। क्यों ऐसा होगा भाई, इसको अगर ज्यादा ऊपर तक लेके जाओगे तो इसकी लेंथ तो बढ़ने वाली है नहीं, लेंथ तो वही रहेगी। देखो यहाँ पे सब कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो टी की जो टी है वो सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, एल पर, मतलब इसकी लेंथ पे ही ये डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया बेटा, जयेश, राजदीप? हाँ, अब हम लोग को देखना है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, वही चीज रेजोनेंस कहलाएगी। ठीक है, मैक्सिमम करंट फाइंड करने की जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहेंगे। ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पे आ गए। अब हमारा टॉपिक क्या है कि मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए कब, यदि किसी सर्किट में क्या क्या लगा हो, रेसिस्टर लगा हो, इंडक्टर लगा हो और साथ में कैपेसिटर भी लगा हो, उस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। यही रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं ई है, एफ है, और इसका जो पोटेंशियल है वो ई है। ये एक एसी सोर्स है, तो इसका हमें मैक्सिमम करंट इससे फाइंड करना है। ये आर है, ये एल है और ये सी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने इम्पीडेंस, मतलब इस पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस निकाला था, मतलब वैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला था, वो जेड निकाला था। जेड इक्वल टू क्या लिखे थे बेटा, रूट अंडर क्या लिखे थे, बोलो, आर स्क्वायर लिखा था हमने, प्लस और क्या लिखे थे, वी एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये लिखे थे ना अभी लास्ट में हम लोगों ने ये लिखा था। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्सएल क्या है, यहाँ पे एक्सएल क्या है, एक्सएल ओमेगा एल होता है और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा/c होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, यहाँ पे ये हमें देखना है। ध्यान दो,
अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए, एक ऐसी सिचुएशन है कि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये जीरो हो जाएगा क्या? देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए तो इस सिचुएशन में ये जीरो हो जाएगा, मतलब जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, आर के बराबर आ जाएगी। उस सिचुएशन में इसका इंपीडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। जब इंपीडेंस मिनिमम होगा यानी कि रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, तो उस समय करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही होता है ना बेटा, अगर करंट रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ये अगर दोनों बराबर हो जाएं और ये किसके बराबर होंगे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अच्छा पहले इसी को लिख लेते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। तो एक्सएल के प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एक्सएल के प्लेस पे क्या लिखते हैं, बोलो, ओमेगा एल लिखते हैं, और एक्सी के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 1 में ओमेगा सी लिखते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा को इधर भेजा और एल को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, 1 में एल सी, ऐसा हो जाएगा क्या? तो इसका मतलब क्या होगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 में रूट अंडर एल सी। यही कंडीशन है बेटा, 1 में रूट अंडर, भाई इधर का स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, और इसका स्क्वायर नहीं लगा है तो हम क्या लगा देंगे, रूट के अंदर। और यह किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी के, सॉरी 2 पाई एफ के। ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ के बराबर होता है, 2 पाई एफ। भाई पहले भी तो पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़े थे, एफ इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपान में 2 पाई, ये 11th क्लास में तो पढ़ के आए। ठीक है, तो यहां से अगर ओमेगा निकालें तो 2 पाई किधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, 2 पाई एफ के बराबर। तो इस तरह से ओमेगा की वैल्यू, यहां पे ओमेगा की वैल्यू 1/√LC अगर ये हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा और मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई जयेश, राजदीप? यस। तो यहां पे हम लोग देख लें, फॉर मैक्सिमम करंट I0 एंड मिनिमम रेसिस्टेंस ओमेगा शुड बी इक्वल टू 1/√LC। ये होगा जैसे अपने फैन में अगर हम देखें तो उसमें दो चीजें होती है। क्या होता है, फैन में एक कॉइल लगी रहती है और उस कॉइल का ऑटोमेटिकली उसमें रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, लेकिन उस कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर उसमें मैक्सिमम यानी कि फैन बहुत तेज घूमे, मतलब कि उसके कॉइल में मैक्सिमम रोटेशन ट्विस्टिंग हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब उसमें मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो मिनिमम रेजिस्टेंस करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। देखे हो ना, जो सफेद वाला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लगाए बाहर वो सफेद वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, जो कंडेंसर। तो कंडेंसर एक तरीके के क्या काम करता है, कैपेसिटर का। तो जो कंडेंसर होता है वो कैपेसिटर काम करता है। मतलब ये हो गया कि हमारे फैन में ऑटोमेटिकली क्या लगा है, इंडक्टर तो लगा है, और इंडक्टर का ऑटोमेटिकली एक अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस तो लगा है, अब उसे मैक्सिमम की फैन हमारा मैक्सिमम स्पीड से चले, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं। जब कैपेसिटर और इंडक्टर जब दोनों सेम हो जाते हैं, उस सिचुएशन में करंट उसमें मैक्सिमम फ्लो करती है। क्लियर हो गया बेटा? ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्लियर हो गया बेटा ये? अब यहां से एफ इक्वल टू निकाल देते, क्या मिलेगा बेटा, एफ इक्वल टू, ये भी देख लो, ये क्लियर हो जाए आपका। एफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या मिली, एफ इक्वल टू 2 पाई को नीचे भेज दो तो 1/2 पाई रूट अंडर LC, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है बेटा, और इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा, बाकी का अपन फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है बेटा?